हेलो एवरीवन। आज वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं और यूनिट नंबर 4 बोलो। और अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूनिट नंबर 6 है गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी। ठीक है, क्लास 12th में यूनिट नंबर 4 हुआ करता था, बट सीयूटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 6 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी, जिसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स पढ़ने हैं, फिर बैलेंस बजट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आइए ज़रा एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो इसके अंदर आपने पॉइंट्स पढ़ने हैं, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, आपका कंपोनेंट्स पढ़ना है, बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बस 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट्स इट, खत्म कहानी। अब मैं बात करूँ गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, तो देखो जो गवर्नमेंट होती है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज़ ही क्यों ना हो, तो हर इकोनॉमी में, हर कंट्री में गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है। 1 साल का बजट बनता है, फिजिकल ईयर का जनरली बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फिजिकल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का बजट बनता है। और इस बजट में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, आइटम वाइज रिसीट एज वेल एज एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है, जो एंटीसिपेटेड रिसीट्स और एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आने वाले साल के लिए बजट बनाया जाता है, ना कि पिछला साल के लिए। तो फ्यूचर ईयर में कितने हमारे एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं और कितने हमारे एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर है, उसका पूरा समराइज वर्जन होता है। और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पेश करता है और स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा में पेश करता है। ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में कौन पेश करता है, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर। और करंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। जीके के लिए आप याद रख लेना, जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है उसमें आ सकता है। ठीक है, जनरल स्टडी का जो एमसीक्यू वाला पेपर है उसमें भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करूं, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स एंड ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एंड होना चाहिए। द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर शोन इन बजट आर नॉट एक्चुअल फिगर बट एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ओ माय गॉड, फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, पहले बता दिया मैंने, आने वाले साल के लिए। बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल और बजट ईयर 2022-23 का मतलब है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का। और इस साल जो बजट बना है, नॉर्मली फरवरी में बजट पेश होता है, ये भी आप ये डेट याद रख लेना। फरवरी मंथ में बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, बाय कौन सा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट में फरवरी में बजट पेश होता है और फेब के मंथ में। और इसे कौन कौन पेश करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर मान लो 2023 में बजट पेश किया गया फरवरी में, तो वो 2023-24 के लिए हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसे लिख लो 23-24 अगर हम बात करें। ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेके 24 तक का बजट इस साल पेश हुआ है, आगे वाले साल के लिए। नेक्स्ट है क्या, मेन एलिमेंट्स ऑफ बजट। मेन एलिमेंट्स ऑफ बजट कौन कौन से होते हैं, तो देखो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी मैंने सारी कहानी बताई वही यहाँ पे लिखा है। देखो पढ़ो, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो। और फरवरी के मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पेश करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग महीना होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का फिक्स नहीं होता, अलग अलग स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में। और आपके 8 जो है क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग महीने में करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट फरवरी के मंथ में बजट आता है। बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को क्या बोलते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आर प्लान्ड एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान होता है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। नॉर्मली फरवरी में होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि फरवरी में ही हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने बोल रखा है फरवरी में, बट अगर चाहे प्रेसिडेंट तो आगे पीछे भी होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता। तो प्रेसिडेंट जिस डेट पे डायरेक्ट करेगी कि भाई इस दिन बजट पेश किया जाए, उसी दिन करना होता है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स, कौन, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया है कि फरवरी के पहले तारीख को हर साल बजट पेश किया जाता है, बट ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बजट एस्टिमेट्स pertain to a fixed period, generally a year, 1 साल के लिए होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक्सपेंडिचर एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस आर प्लान इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, पहले पढ़ लिया हमने। इट रिक्वायर्स टू बी अप्रूव्ड पास्ड बाय पार्लियामेंट। अब देखो बजट को पास करना बहुत ज़रूरी होता है, और पार्लियामेंट में एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है।
और स्टेट में असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पार्लियामेंट के द्वारा दोनों हाउसेज से पास कराना जरूरी है और स्टेट असेंबली से भी पास होना बहुत ज़रूरी है बजट का, स्टेट बजट का, ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका सेकेंड टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एग्जाम, एमसीक्यू के लिए बहुत है, अच्छे से हेडिंग इसका याद रख लेना, बजट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बजट बोलूँ गवर्नमेंट बजट बोलूँ एक ही बात है, ओके। तो बजट का ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है, दे देगा 4 ऑप्शन और कहेगा इसमें से बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से। तो टोटल आपके यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन 6 से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसी बात नहीं, मेनली आपको ये 6 पढ़ना है, इसी से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट सबसे पहले क्या है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आपके क्लास 12th में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, एमसीक्यू का क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख लेना अपना क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो 6 ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के। नंबर 1 रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में उसको रीअलोकेट करना, ठीक है, दैट इज कहने का मतलब उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ का जो इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ में मेनली आता है पुअर और रिच पर्सन, पुअर और रिच पर्सन। हमारे इंडिया में पुअर लोग भी है, गरीब लोग भी है और रिच पर्सन भी है। तो ये जो रिच और पुअर के बीच जो इनइक्वालिटीज़ है, जो डिफरेंस है, जो खाई है, जो गैप है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट, कोशिश करती है कम किया जाए। कम कैसे करती है, तो पुअर पर्सन से गवर्नमेंट टैक्स रेट कम लेती है और रिच पर्सन से गवर्नमेंट टैक्स रेट ज़्यादा लेती है। और ये टैक्स रेट कहाँ पे मेंशन होता है, तो जो बजट बनता है ना, इसी में एवरी ईयर टैक्स रेट क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था ना इन्फ्लेशनरी गैप में पिछले चैप्टर्स में, कि इन्फ्लेशन में टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन में टैक्स रेट घटता है। तो कैसे घटता है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, फिजिकल पॉलिसी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल के बजट में बताती है कि इस साल के लिए, आने वाले साल के लिए टैक्स रेट क्या रहेगा। तो जनरली क्या है, पुअर के लिए हमेशा कम टैक्स रेट होता है और रिच पर्सन के लिए हमेशा टैक्स रेट ज़्यादा होता है। जैसे सिंपल वर्ड में बोलूँ, अभी के डेट में सिचुएशन सिंपल बता दूं तो अभी के हिसाब से अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ता है, और यदि आपका 7 लाख तक इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। गरीब लोग यानी 7 लाख तक को कोई भी टैक्स देना नहीं। 7 लाख से अगर 10 लाख होता है, ठीक है जी, तो उस केस में आपको बेसिकली क्या है, आपको जो है 5% या 10% इस हिसाब से टैक्स रेट देना पड़ेगा। लेकिन 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% देना पड़ता है। तो ऐसा सिस्टम है, ये चेंज होते रहता है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन डिस्फ्लेशन होता है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज डिक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, अगर उसमें फ्लक्चुएशन होएगा तो उससे इकोनॉमी गड़बड़ हो सकती है, ग्रोथ रेट कम हो सकता है। तो गवर्नमेंट बजट इस हिसाब से प्लान करती है ताकि जो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में वो स्टेबल रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ज़्यादा कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना हो। इन दोनों से क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोथ आर नॉट वेल और यू कैन से नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो एक स्टेबल होना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। पब्लिक इंटरप्राइज मतलब जो सरकारी दफ्तरें हैं, गवर्नमेंट के कई सारे कंपनीज भी है, जैसे भेल है, सेल है, रेलवे, ये सब इंडियन पोस्ट ऑफिस, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सरकार के अंदर में आता है, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो उसको जो है मैनेज कौन करेगा, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है और उसके लिए भी क्या है गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बजट इस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो है हमारा कंट्री जो है, इकोनॉमी जो है प्रॉपर क्या हो, डेवलपमेंट करता रहे, ग्रोथ करता रहे। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, सही से गवर्नमेंट बजट नहीं बनाएंगे तो हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो लास्ट है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो आ जाओ जी, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, थ्रू बजट पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीअलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सोशल वेलफेयर पब्लिक के लिए। प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, तो जो भी प्रायोरिटीज होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट बजट बनाती है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेज करती है प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन, जो हार्मफुल कंजम्पशन है जैसे लिकर, शराब, सिगरेट्स, तो उस पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रखती है जानबूझ के गवर्नमेंट, ताकि इसका प्रोडक्शन कम हो, ताकि क्या करता है अपने रिसोर्सेज का सही से यूज़ कर पाए ना। तो ये होता है। तो टैक्सेशन और कंसेशन, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जैसे खाकी का जो प्रोडक्शंस है, ठीक है, तो उसको इंकरेज कर रही है गवर्नमेंट, तो उस पर टैक्सेशन वगैरह नहीं होता है, सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है ताकि क्या हो, वेलफेयर हो। प्रॉफिट मोटिव, वेलफेयर मोटिव, दोनों मोटिव होता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब। तो सरकार इस चीज़ को ध्यान देते हुए बजट बनाती है। तो बजट में जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज है, उस पर सरकार टैक्स रेट ज़्यादा रखती है ताकि उस चीज़ का सेल क्या हो, कम से कम हो, क्योंकि वो हार्मफुल है।
और उसका सही जगह पे यूज़ किया जाए, रिसोर्सेज का सही जगह पे यूज़ किया जाए। इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अब मान लो जैसे जो इंपॉर्टेंट सामान होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, तो उसको नॉर्मली क्या है प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो तो प्रॉफिट मेकिंग काम करता है, राइट। तो उस केस में सरकार खुद ही डायरेक्टली जो है उस गुड्स का प्रोडक्शन करती है ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो पाए। तो जो पब्लिक के लिए गुड्स ज़रूरी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, नेशनल डिफेंस के लिए, तो वो सरकार जो है खुद ही नेसेसिटीज़ गुड्स का खुद ही जो है प्रोडक्शंस करती है ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग काम करेंगे तो भी ग्रोथ नहीं होता है। बोथ आर नेसेसरी। सेकेंड है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो इसका मतलब सिंपल वो पहले बता दिया था, रिच पर्सन से टैक्स रेट आप ज़्यादा लोगे और पुअर पर्सन से वेलफेयर करने के लिए आप टैक्स रेट कम लोगे, पुअर से कम, रिच से ज़्यादा। इसमें याद रख लेना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ वाला पॉइंट होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इनकी डिक्रीज, उसको कम किया जाए, स्टेबल किया जाए, थोड़ा बहुत का चलेगा, ठीक है। तो सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग डिफ्लेशन सिचुएशन गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज, हमने पहले भी पढ़ा है। तो इन्फ्लेशन सिचुएशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी एक्सपेंडिचर। अब जब डिफ्लेशन सिचुएशन होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है ताकि लोगों को काम मिले और उनके पास आमदनी बढ़े, तो अपने आप डिफ्लेशन सिचुएशन ठीक हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रमोट एंड कंट्रोल करती है, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे गवर्नमेंट के अंडर आता है। सॉरी हाँ जी। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज बाय द government for social welfare of the for the public budget is prepared with objectives of making various provisions for managing such enterprises and providing those financial helps. Next है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ implies सस्टेनेबल इंक्रीज इन दी रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में सस्टेनेबल इंक्रीज होगा तभी हम इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, वेलफेयर होगा। तो एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस इन दी इकोनॉमी, इससे क्या होगा, आपका जीडीपी हाई होगा, जीडीपी हाई होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो गवर्नमेंट बजट उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिवेट्स, यहाँ पे रिवेट होना, हाँ टैक्स रिवेट्स, ठीक है जी, एंड अदर इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स ऑन एंड प्रोजेक्ट्स, इट कैन स्टिमुलेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी। देखो सरकार जो है ना, रोड्स, हाईवे, ठीक है, फ्री वेज, या यू कैन से जो एक्सप्रेस वेज है, मेट्रो रेल है, एयरपोर्ट है, ये सब क्यों बनाती है सरकार, ताकि इससे क्या हो ना, लोगों को सुविधा हो बिजनेस करने में, आने जाने में। तो उससे अल्टीमेटली क्या है, इकोनॉमी का ग्रो होता है। अब एक्सप्रेसवे बनेगा तो एक जो किसान है वो अपना प्रोडक्शन जो है आसानी से दूर दराज इलाकों में भी सेल कर सकता है जहाँ पे हाई प्राइस उसको मिलेगा। तो इससे क्या होगी, अपने आप जो है इकोनॉमी ग्रो करती। तो इसलिए भी क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बजट उस हिसाब से बनाती है, तभी जाके वो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स करती है। हाईवेज बनाना है, रोड बनाना है, श्रीनगर में रेल ट्रैक वगैरह बिछाना, ये सारे काम इसीलिए किया जाता है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ के अंदर क्या होता है, टैक्सेशंस क्या होता है, अगर कोई इलाका, कोई जगह जो है अगर डेवलप नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए कई बार गवर्नमेंट कहती है कि अगर जो लोग मैन्युफैक्चर करेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में, तो उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पे हम लोग टैक्स माफ़ कर देंगे, प्रॉफिट कमाओगे तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे, इस टाइप से। तो उस एरिया को ताकि डेवलप किया जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे वो एरिया आने जाने में बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे सामान, गुड्स वगैरह जो है आसानी से आ नहीं जा सकता, जा भी नहीं जा सकता। तो वहाँ पे लोगों को काम सपोज नहीं है मान लो उस एरिया में, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई देख वहाँ पे फैक्ट्री खोल, जो भी कंपनी फैक्ट्री खोलेगा तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, हम उससे प्रॉफिट पे भी टैक्सेशन चार्ज नहीं करेंगे। तो इनकरेज करती है ताकि उस एरिया को डेवलप किया जाए। तो द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर इनकरेजिंग सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन है उसमें इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट।
रिवेन्यू बजट के अंदर आपका आता है रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं क्या रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर दो चीज़ें आती है, रिवेन्यू टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसके एग्जाम्पल से आपका MCQ आ सकता है क्वेश्चंस, और आपके आई गेस 12th क्लास के जो बोर्ड का एग्जाम इस बार हुआ था उसमें आया हुआ था। तो टैक्स रिवेन्यू में जैसे क्या क्या आता है, देखो जी, पर्सनल टैक्स आता है, और अगर मैं बात करूँ टैक्स में भी दो आता है, फर्दर दो आता है, आप ध्यान दो, टैक्स में भी दो आता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स या फिर पर्सनल टैक्स भी कहते हैं, अभी भी बताया, जिससे पर्सनल डिस्पोजल इनकम आता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिंपल मतलब GST, याद है GST, GST इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। GST और कस्टम याद रख लेना, पुराने ज़माने में सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है आपका, पर्सनल टैक्स और इनकम टैक्स, याद रख लेना। इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि खुद ही उस पर्सन को देना पड़ता है। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, एंड द बर्डन ऑफ टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको मीनिंग बता दिया। तो टैक्स के थ्रू सरकार को जो रिसीट होता है उसे रिवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल है नॉन टैक्स के थ्रू भी होता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे फीस, फाइन्स, ठीक है, अभी आएगा और नीचे पढ़ाएंगे। तो जैसे मान लो आप DL ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो सरकार आपसे एक फ़ीस लेती है, पासपोर्ट बनाओगे तो 1500 रुपये का फ़ीस लिया जाएगा आपसे, तो ये सारे भी गवर्नमेंट की आमदनी है। फ़ाइन, अगर आपने रेड लाइट जंप कर दिया, आपका चालान कर दिया, तो उसको कहते हैं फ़ाइन। अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करा तो कोर्ट में आपको पैसे भरने पड़ते हैं, वो होता है फ़ाइन। तो वो सारी इनकम किसकी है, सरकार की है। और सबको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसीट्स। सर रिवेन्यू रिसीट्स क्यों बोलते हैं, इसका मीनिंग भी पढ़ना है, सुनो। और एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब सरकार क्या है एक्सपेंडिचर करेगी तो एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सेम एज इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी क्या होता है, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होता है, एक होता है बोरिंग्स, एक होता है डिस सेविंग्स। डिस सेविंग का मतलब कि अगर आपने कोई एसेट्स वगैरह को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, या पहले से जो आपकी सेविंग हो रखी थी उसको आपने निकाल लिया, उसे डिस सेविंग्स बोलते हैं। और बोरिंग्स का मतलब आपने नया कोई लोन वगैरह लिया है किसी दूसरे देश से या IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो उसे आप बोलते हो क्या, बोरिंग्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या इन चार टर्म का, रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसका डिफिनेशन अच्छे से करके जाना, ध्यान से सुनो, एक साथ में आपको लर्न करा दे रहा हूँ। देखो जब मैं बोलूँ ना रिवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ पे वर्ड आएगा नीदर। रिवेन्यू में क्या आएगा, नीदर या यू कैन से नाइदर, नीदर या यू कैन से नाइदर। और यहाँ पे आएगा ईदर या यू कैन से आइदर, ठीक है जी, जो आप प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना चाहो कर लेना। तो यहाँ पे नीदर है और यहाँ पे ईदर यानी कि आइदर। ओके, तो रिवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, ध्यान से सुनो। रिवेन्यू रिसीट्स में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रिसीट्स का मतलब पैसे आना। सुनो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, हम अपने आप को अज्यूम करेंगे हम लोग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएगा, रिसीट्स का मतलब पैसे आना। तो जब पैसे आता है, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे आया लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी एसेट्स नहीं दिया और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो नीदर इंक्रीजेज एसेट्स नॉर क्रिएटेड लायबिलिटीज, नीदर रिडक्शन इन एसेट्स, कोई एसेट्स घटा नहीं और कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ी नहीं, तो नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स, तो उसे आप बोलते हो रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, इसमें भी क्या है, आपने खर्चे करे, सरकार ने खर्चे करे, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी पे किया, जो आपके पुलिस सर्विसेज हैं, जो आपके जो सेंट्रल आर्मी मैन, नेवी मैन, एयरफोर्स मैन, उसको सैलरी वगैरह जाता है, गवर्नमेंट का जो स्टाफ है उसको सैलरी पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो खर्चे हो गए, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों, वो उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है, ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होता है और ना ही कोई लायबिलिटीज घटती है। तो एक्सपेंडिचर में नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटीज, और आपका रेवेन्यू रिसीट्स में नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स। लेकिन आपका कैपिटल वाले में उल्टा है। कैपिटल का मतलब है अगर आपकी कोई आमदनी हुई तो बदले में कुछ गया, और आपने कुछ खर्चे करे तो आपको बदले में कुछ मिला, सिंपल वर्ड में बोलो तो ये कह रहा है कैपिटल रिसीट्स का मतलब पैसे आने, तो ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स। अब आपने अगर कोई बिल्डिंग बेच दिया, कोई ज़मीन बेच दिया, कोई ऑफिसेज बेच दिया सपोज किसी को, और उससे आपका पैसा आया, तो उसे आप कैपिटल रिसीट्स बोलोगे। क्यों, क्योंकि इससे आपकी एसेट्स घट गई। या फिर आपने क्या किया, IMF से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो आपके पैसे आए कैपिटल रिसीट्स। क्यों, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल रिसीट्स मीन्स ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स। और इसका उल्टा है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप खर्चे करते हो, आपने रोड बनाया, आपने बिल्डिंग बनाया, रेलवे बनाया, एयरपोर्ट बनाया सरकार ने, तो उससे क्या होता है, एसेट्स बढ़ जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज विच ईदर क्रिएट्स एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज, या फिर आपने लोन को वापस कर दिया, रीपेमेंट कर दिया जो आपने लोन लिया था, तो आपकी लायबिलिटी घट गई।
तो ये आपका डेफिनेशन है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आई होप इसको 2-3 बार सुनना, अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, बजट रिसीट्स। अब बजट रिसीट्स का मतलब दो चीज़ें, एक है आपका रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। बजट रिसीट्स बोलूँ ना तो कैपिटल वाला भी रिसीट, सिर्फ रिसीट्स का मतलब रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट दोनों। और वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर आएगा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आ जाओ जी, बजट रिसीट्स रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग गिवन फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मतलब एक साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अब ध्यान दो। सेम टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, बोरिंग्स, रिकवरी ऑफ लोन और इधर रिसीट्स। तो मैंने अभी भी एग्जांपल बताया, देखो टैक्स के अंदर एक आएगा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बता दिया, इनडायरेक्ट का बता दिया, नॉन टैक्स का भी अभी बताएंगे। बोरिंग्स का मतलब जैसे कैपिटल रिसीट्स में जैसे उसने लोन लिया IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बोरिंग्स। अगर किसी पाकिस्तान को, मान लो श्रीलंका को लोन दिया हुआ था, श्रीलंका को हमारे इंडिया ने लोन दिया हुआ था, तो उसकी अब रिकवरी कर लिया तो उसे बोलेंगे रिकवरी ऑफ लोन्स। और अदर और भी कई टाइप के रिसीट्स होते हैं, जैसे कोई एसेट्स बेच दिया, एसेट जो है बेच दिया, मान लो लाल किला जो है किराए पे लगा दिया, ठीक है, कोई जो है एक्सप्रेसवे जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि इतने सालों तक टोल टैक्स वसूलना, या इसको बनाओ और इससे पैसे जो होगा वो वसूलना, उसके बाद हमें दे देना। तो इस टाइप से। तो देखो जी, रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर क्या है, देखो जरा, रिवेन्यू रिसीट्स रेफर्स टू दोज रिसीट्स, ये सेम डेफिनेशन है इसमें, ये तो नीदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिडक्शन इन एसेट्स सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन, सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। मेन है यहाँ पे टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ये सोर्स है, इससे MCQ आने के चांसेस रहेगा, तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो टैक्स रिवेन्यू में मैंने बता दिया, टैक्स में जैसे क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी सब रीड कर लेना, आसान है, मुश्किल नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, पर्सनल टैक्स और आपका प्रॉपर्टी टैक्स। पर्सनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दोनों आता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स को वेल्थ टैक्स भी कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल याद रखना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और डेथ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स का, अभी मैं पढ़ाता हूं पैसिव इनकम, रिग्रेसिव इनकम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये भी अभी आपको पढ़ा रहा हूं। पहले एक बात समझो, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है GST, कस्टम ड्यूटी, आज के डेट में यही है, लेकिन पुराने बुक या कहीं पर मिल सकता है, ये सारे पहले के होते थे, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो ये सब अब डिलीट हो गया है, इन सब का अब नया नाम GST हो गया है, ठीक है। 2017 से GST लागू है हमारे इंडिया में, उससे पहले ये सारे टैक्स हुआ करते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका बर्डन जो है शिफ्ट नहीं होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सॉरी, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जैसे जियो का सर्विस आप यूज़ करते हो सिम, तो आप जो रिचार्ज कराते हो उस पर गवर्नमेंट जो है GST चार्ज, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, जियो कंपनी GST चार्ज करती है, वो GST एक्चुअली में उस कंपनी को देना होता है, बट वो कस्टमर से चार्ज करते फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, तो बर्डन शिफ्ट कर देती है। तो ये रहा क्या है, देखो ये है डिफरेंस, कह रहा है इम्पैक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल एंड कंपनी पे पड़ता है। इंडिविजुअल पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स देती है, कंपनी जो है जो प्रॉफिट कमाती है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स देती है, यानी प्रॉफिट टैक्स देती है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं शिफ्ट। देखो जी, बर्डन डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट हो जाता है। फिर है क्या, नेचर, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव एंड दे आर प्रोपोर्शनल। इसके अलावा कवरेज, दे हैव लिमिटेड कवरेज, लेकिन ये वाइड कवरेज होता है। GST पूरे सभी नॉर्मली ईच एंड एवरी गुड्स पे है, थोड़े बहुत छोड़ के, ठीक है जी। बाकी चीज़ों पे डायरेक्ट टैक्स का बहुत कम कवरेज है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, रिग्रेसिव इनकम में रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग, उनसे टैक्स कम लेना और अमीर लोग से ज़्यादा टैक्स लेना, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेचर। क्योंकि भाई जो अमीर लोग हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा, तब जाके इकॉनमी ग्रो करेगा, तो उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, और गरीब से कम लिया जाता है। और इसका एक और भी कारण है, रिड्यूसिंग दी इनइक्वालिटीज़ बिटवीन पुअर एंड रिच पर्सन। तो इनकम एंड वेल्थ वाला जो हमने गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, तो इसलिए भी ये कारण होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम सिंपली मीन्स अमीर लोगों से टैक्स ज़्यादा लो, गरीब लोगों से कम लो। नॉर्मली आज के डेट में हर कंट्री में यही सेम रूल फॉलो होता है। एक दो कंट्री होएगा कोई एक्सेप्शन तो छोड़ देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो दुबई में जो है आपको बेसिकली इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैट देना पड़ता है 5%। इसीलिए वहाँ पे आईफोन सस्ता मिलता है, तो लोग वहाँ जाके आईफोन खरीदते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स। तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, ध्यान दो, इट इज़ द टैक्स दैट कॉजेज रिलेटिवली मोर बर्डन ऑन पुअर एंड लेस ऑन रिच। टैक्स फॉल्स विद राइज ऑफ इनकम। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, गरीब लोगों पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है और अमीर लोगों पे
रिस्पेक्टली जो है कम बर्डन पड़ता है। तो ये होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स रेट। तो ये इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है आपका क्या, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के लिए, हेडिंग याद करके रखना। तो नॉन टैक्स जैसे इंटरेस्ट, पैसे, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका क्या होएगा, नॉन टैक्स रिवेन्यू है। टैक्स नहीं आया, नॉन टैक्स रिवेन्यू है, और है ये रिवेन्यू रिसीट। ये सारी इनकम है, तभी तो रिवेन्यू रिसीट्स है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जो किया जाता है तो वो प्रॉफिट कमाएगी, या कई बार डिविडेंड भी रिसीव करती है, तो वो भी इसमें आता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, भेल, LIC, रेलवे, ये सब जो है प्रॉफिट कमाएगी, तो वो सारा प्रॉफिट किसका, गवर्नमेंट का हो गया। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो उससे डिविडेंड मिलता है। फीस पहले बता दिया, फीस जैसे अगर कोई पासपोर्ट बनाते हो तो फीस होता है, कोर्ट की फ़ीस होती है, कोई भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराते हो, इंपोर्ट लाइसेंस, तो सबकी फ़ीस होती है, लाइसेंस फ़ीस, ठीक है। फाइन्स एंड पेनल्टीज़, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, आपका चलान कट गया, पेनल्टी लग गया, फाइन लग गया। इस चीट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये होता है क्या है, देखो जी जरा, इस चीट, इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन डाई हो जाता है, किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई भी विल वगैरह नहीं लिख रखा होता है कि भाई उसकी संपत्ति मरने के बाद किसको दिया जाए, करेक्ट। तो उस केस में उसके आगे पीछे कोई है नहीं, उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो उसकी सारी संपत्ति सरकार की हो जाती है, तो उसे बोलते हैं इस चीट, ठीक है जी। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, अगर किसी ने सरकार को गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दिया, तो वो भी आपका इसके अंदर कवर होता है रिवेन्यू रिसीट्स में। फॉर फीचर्स, सरकार ने मान लो अगर आपने कोई, कई बार जो है ना कोर्ट क्या कर देती है, जैसे अभी जो आप कह सकते हो क्रिमिनल लोग जो होता है, उनके जो घर वगैरह हैं, सरकार क्या कर लेती है, तोड़ ओड़ के उसको जब्त कर ले देती है, तुर्की जब्ती या कुछ कहते हैं, कुर्की कहते हैं, ठीक है जी हिंदी में। तो उनकी जो संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती है, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है फॉर फीचर। तो किसी का एसेट्स वगैरह, या अगर सरकार के कानून का पालन नहीं करते हो तो आपके जो एसेट्स वगैरह है, कई बार अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर लेती है, तो वो सारे एसेट संपत्ति वगैरह सरकार का हो जाता है, उसे बोलते हैं फॉर फीचर। फिर है क्या, स्पेशल असेसमेंट, तो कई सारे स्पेशल असेसमेंट भी होते हैं। तो इन सब से क्या है, सरकार को नॉन टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट होता है रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर। फिर आपका कैपिटल रिसीट्स, तो कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा, या तो लैबिलिटी आपकी बढ़ेगी या एसेट्स घट जाएगा, ये सारी चीज़ें वही लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक होता है आपका बोरिंग्स जैसे ओपन मार्केट से या RBI ने क्या किया है, बोरो करा है फंड्स फ्रॉम RBI ओपन मार्केट, सरकार ने बोरो करा, या IMF से, या दूसरे गवर्नमेंट से, या दूसरे फॉरेन के बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से। तो अगर बोरिंग्स करता है, सिंपल लोन लेना, बोरिंग्स मतलब लोन लेना, सरकार ने लोन लिया, कहीं से भी लोन ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपको कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि बाद में उसको रीपे करना पड़ेगा, आपकी लैबिलिटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन, तो कई बार सरकार ने किसी और को लोन दे रखा है, श्रीलंकन कंपनी को दे रखा है, या किसी को भी दे रखा है, तो वो अब वापस लोन का रिकवर कर रही है, तो उससे जो उसकी एसेट थी वो घट जाती है, तो रिकवरी ऑफ लोन भी आता है। और अदर रिसीट जैसे डिस इन्वेस्टमेंट्स और स्मॉल सेविंग, तो जो छोटे मोटे स्मॉल सेविंग्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, तो ये सारे सेविंग्स जो है ये इनकम कहलाती है, कैपिटल रिसीट्स। और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अगर सरकार ने जैसे इंडियन रेलवे का कुछ पार्ट बेच दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन से, और इकन से गवर्नमेंट ने सरकार की जो सरकारी कंपनी है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो था, उसमें से कुछ हिस्सा जैसे सेल भेल ये सब जो है कुछ बेचते जा रही है एक तरीके से, तो उसे बोलते हैं क्या, उससे उसकी एसेट्स घट गई, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो सरकार गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट कर देना पब्लिक एंटरप्राइजेस का, पब्लिक की जो संपत्ति है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इनकर्ड नॉर्मल रनिंग, तो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए नॉर्मल रनिंग खर्चे करती है तो उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ 1 साल के लिए होता है। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रिवेन्यू नहीं होना है, ये कैपिटल होना है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब सरकार जो है एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स करती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एनी एसेट्स, लेकिन इससे एसेट्स का क्रिएशन होता है। ये रिकरिंग नेचर होता है, ये नॉन रिकरिंग का मतलब कभी कभी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता। लेकिन ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हर बार होता है, जैसे सैलरी देते हैं ना एयरफोर्स, एयरफोर्स वाले पर्सन को, आर्मी स्टाफ को, या नेवी वाले को सैलरी देना, गवर्नमेंट स्टाफ को, तो सारे हर महीने देना पड़ता है। ये शॉर्ट पीरियड का एक्सपेंडिचर होता है, ये लॉन्ग पीरियड, एक्सप्रेसवे बनाना, हाईवे बनाना, ठीक है जी, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन बनाना, ये एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, सैलरी ऑफ डॉक्टर्स, सैलरी ऑफ आर्मी पर्सन, एयरफोर्स पर्सन, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सारी चीज़ें होती हैं।
फिर है क्या आपका यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर, ऊपर में डिफरेंस हमने पढ़ लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो नीचे होना था बट कोई बात नहीं। तो दो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का डेफिनेशन दोनों का पढ़ा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, गिफ्ट, ग्रांट, सब्सिडी, किसी दूसरे देश को सब्सिडी दे दिया, सब्सिडी कह रहा, लोगों को सब्सिडी दे दिया, और कई बार चंदे दे दिए, गवर्नमेंट ने किसी को चंदे डोनेशन दे दिए। एजुकेशन और हेल्थ पे जो खर्चे करता है गवर्नमेंट, रेवेन्यू नेचर का। 12वीं तक का शिक्षा सरकारी स्कूल में फ्री है, तो सरकारी स्कूल के टीचर्स को, स्टाफ को सैलरी कौन देता है, सरकार देता है, वो रेवेन्यू नेचर का, हर साल रेकरिंग नेचर, हर महीने। डिफेंस पे जो भी खर्चे करते हैं तो वो सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, ये सारे हैं आपका। लैंड एंड मशीनरी का परचेज करना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन टू स्टेट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और लोन का जो लिया हुआ है बोरिंग्स उसको रीपेमेंट करना, ये एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये अच्छे से MCQ के लिए याद रख लेना, ये पॉइंट सब बड़े इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सब आप पढ़ लेना, सेम है। नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ईदर क्रिएट्स एन एसेट्स एंड रिडक्शन इन लायबिलिटीज। अब इसमें मेन है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सॉरी प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो, तो प्लान होता है और एक होता है नॉन प्लान। तो प्लान आपने सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान। तो इस टाइप से सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में प्लान्स बनाती है ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, ग्रो किया जाए, हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, डेवलप्ड बनाया जाए। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। तो वी नो सिंस 1 अप्रैल 1951 इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पाथ ऑफ प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, ठीक है जी, टू अचीव द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फार 10 5 ईयर्स प्लान्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, 10 नहीं 12 हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2017 से ये जो है आपका 11th 5 ईयर प्लान है, जो कि 12 में ख़त्म हो गया। फिर 2012 से 2017 12th भी ख़त्म हो गया, और 13 2017 से 2023 होएगा ना, 2023 नहीं 22, तो ऑलमोस्ट 22 भी ख़त्म हो गया। तो ये समझो 13 तो हो चुका है ऑलरेडी, ये थोड़ा पुराना डेटा है। इन दी लाइट ऑफ दीज प्लान्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मेन ये है, ये समझो प्लान का मतलब क्या होता है। सुनो, प्लान का मतलब जो 5 ईयर प्लान सरकार बनाती है ना, कि भाई इन 5 ईयर्स में कहाँ कहाँ पे खर्चे करेंगे और कहाँ कहाँ से हमें आमदनी होएगा, रिसीट्स होएगा, तो उसे प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड नॉन प्लान का मतलब क्या हो जाता है, नॉन प्लान का मतलब जो प्लान नहीं किया है फिर भी आप खर्चे करने पड़े। एग्जाम्पल सिंपल बोलूँ तो आपने जो है गवर्नमेंट को, जब कोरोना महामारी आया तो वैक्सीन्स वगैरह जो है आपको कम रेट पे एक तरीके से वैक्सीन्स वगैरह सरकार ने प्रोवाइड कराया आपको, तो उसे बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड in the budget for spending during the year of routine functioning of the government. Non-plan expenditure is all expenditure other than plan. Simple one बोलो तो plan expenditure के अलावा जितने भी होते हैं सारे non plan होते हैं। Plan क्या होता है, any expenditure that is incurred on programs which are debited under the current 5 year plan for the center or centers advances to a state for their plan is called plan expenditure. Provision of such expenditure in the budget are called plan expenditure. तो ये है आपका। फिर एक डेवलप्ड एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलप्ड। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट क्या होता है, देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हम डेवलप्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे आप सिंपल बोलो ना, बजट कह रहा हूँ, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, बिल्डिंग्स नए नए बनाने, इन सब से क्या है बेसिकली डेवलपमेंट होता है। नॉन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विच आर बेसिकली नॉट डायरेक्टली हेल्प इन डेवलपमेंट। देखो जो रेलवेज, ब्रिज, एक्सप्रेसवे ये सब बनाते हैं, ये डायरेक्टली क्या है ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है और ग्रोथ में क्या करता है, हिस्सा लेता है। लेकिन आप बोलते हो जैसे आपने सरकार ने सैलरी दिया गवर्नमेंट स्टाफ को, तो उससे डायरेक्टली तो डेवलपमेंट नहीं है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उससे भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है जी। तो कह रहा है क्या, इट डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इनडायरेक्टली करता है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑडिट, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, इंटरनल लॉज, तो इन सब पे जो खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इन सब से कोई अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं होता। बट देखो अगर आप डिफेंस पे खर्चा नहीं करोगे तो आपका देश बचेगा नहीं। लेकिन अगर डिफेंस पे जो आप खर्चा कर रहे हो ना, जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, गोला बारूद वगैरह बना रहे हो, उससे कोई डेवलपमेंट थोड़े होता है, जाहिर सी बात है। तो कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब आप रोड बनाओगे, हाईवे बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे।
बट अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली जो है डेवलपमेंट का मतलब और नॉन डेवलप का मतलब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिससे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होता है वो खर्चे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कराते हैं, जिससे डेवलपमेंट नहीं होता इनडायरेक्टली होता है कहीं ना कहीं, उसे नॉन डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात कर लें। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ध्यान से देखो। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर एक तो पढ़ना है आपको बैलेंस बजट, सरप्लस बजट। इससे भी आपका क्वेश्चंस क्लास 12th में आया हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के लिए भी, ध्यान से पढ़ना। देखो 3 तरीके का गवर्नमेंट बजट होता है, एक होता है बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस का मतलब दोनों चीज़ें इक्वल, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसीट्स या टोटल इनकम। तो टोटल रिसीट्स का मतलब रिवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दोनों इक्वल होगा तो बैलेंस होगा। सरप्लस का मतलब क्या होता है, रिसीट्स जो है आपका ज़्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो है ज़्यादा टोटल रिसीट से, या यू कैन सिंपली से टोटल रिसीट जो है आपका कम है, ठीक है जी। तो आप सिंपल ये बोल सकते हो। तो इंडिया में क्या है, डेफिसिट ही होता है, तो इसलिए फर्दर डेफिसिट बजट के 3 टाइप है। सरप्लस तो मुश्किल होता है, 1 या 2 बार ही सरप्लस हुआ है पूरे आज़ादी के बाद से अभी तक का, अब गूगल में सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो 1 या 2 बार ही सरप्लस बजट हुआ है, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा आई है और एक्सपेंडिचर कम हुआ। अदरवाइज तो एवरी ईयर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और सरप्लस कम होता है। तो हर साल जो बजट हमारा बनता है उसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं और रिसीट जो होता है वो कम होता है। बैलेंस तो ना ही के बराबर होता है, ठीक है। तो आ जाओ जी पढ़ो। तो सरप्लस बजट यहाँ पे देखो, पहले बैलेंस बजट की बात करते हैं। बैलेंस बजट का मतलब है एस्टिमेटेड रिसीट्स इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स में टोटल आएगा रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सरप्लस बजट क्या होता है, जब एस्टिमेटेड रिसीट जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब एस्टिमेटेड रिसीट जो है वो कम है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, या सिंपल बोलो तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रिसीट्स कम हुआ है। अब बात करते हैं डेफिसिट बजट का। तो गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं इसको, डेफिसिट बजट को गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं, याद रख लेना। तो डेफिसिट बजट 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे आ जाओ, जिसके फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाओ, हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। तो 2-4 क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिया हुआ है न्यूमेरिकल, तो उसको भी करके जाना, और बाकी मैं बता देता हूँ। देखो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, जितने भी रिवेन्यू खर्चे हैं उसमें से रिवेन्यू रिसीट घटा दो। फिजिकल डेफिसिट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट के कई सारे फार्मूले अच्छे से याद करना। देखो फिजिकल डेफिसिट सिंपल अगर मैं बोलूँ ना सिंपल वर्ड में, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरिंग्स। फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल बोरिंग्स एक्सक्लूडिंग कह रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग तो ऊपर में आएगा, सिंपल बोलूँ तो बोरिंग्स। देखो बोरिंग्स क्या होता है, सुनो, जब आप बजट बनाते हो ना, तो आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रिसीट्स कम हो गया। तो एक्सपेंडिचर जो आपका ज़्यादा है वो कहाँ से खर्चे कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आप लोन लोगे ना, बोरिंग करोगे, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किसी दूसरे कंट्री से, या गवर्नमेंट RBI से लेगी। अगर मान लो गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि भाई हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि हम अगले साल 10,000 करोड़ का खर्चा करेंगे। एक सेकेंड दो, यहाँ पे लिखो 10,000 करोड़ का खर्चा करेंगे, और हमारी जो अगले साल की रिसीट्स होएगी ना वो 9,000 करोड़ ही होएगी। तो 1,000 एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से करेगी गवर्नमेंट, तो भाई उसको कहीं ना कहीं से बोरिंग्स लेना पड़ेगा ना, 1,000 का बोरिंग्स लेना पड़ेगा। इसे ही हम लोग सिंपली फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट सिंपली यही होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो रिवेन्यू का मतलब जितने रिवेन्यू पे खर्चे करें उसमें से माइनस कर दो रिवेन्यू रिसीट्स। उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीट्स तो माइनस करो, लेकिन एक्सक्लूडिंग कर दो बोरिंग्स, और यू कैन से टोटल एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें माइनस कर दो रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, सब में एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्या आएगा, बोरिंग्स ही आएगा फिजिकल डेफिसिट का मतलब। फिर है क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो इससे क्या होगा, रिवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स इक्वल्स टू क्या होएगा, ये आपका क्या हो जाता है, रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो ये कई सारे फार्मूले बनते हैं। अल्टीमेटली आपको याद यही रखना है कि रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब टोटल बोरिंग्स। अगर क्वेश्चन में दिया हो टोटल बोरिंग, तो वही रिवेन्यू फिजिकल डेफिसिट के बराबर होता है। फिजिकल डेफिसिट की बात करो, फिजिकल डेफिसिट का सिंपल मतलब जो भी आप बोरिंग्स करते हो,
तो बहुत सारी डेटा दिया होगा, अगर बोरिंग दिया हुआ है तो डायरेक्टली वही हो जाएगा आपका आंसर, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने टोटल बोरिंग्स करा था, कितने 1000, हमारे एग्जाम्पल में 10,000 खर्चे, 9,000 रिसीट्स, तो 1000 बोरिंग्स करना पड़ा। उसमें से जो आपने बोरिंग्स करा है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, मान लो 200 रुपये, तो जो बाकी 800 का है सिर्फ, वो आपका एक्चुअल नेट बोरिंग्स है। बाकी 200 तो आपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए किया। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे देखो 2 टाइप की बोरिंग्स करती है सरकार। मान लो कई साल से हमारा डेफिसिट आए जा रहा है, हम लोग हर साल बोरिंग्स करते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। तो आपकी आमदनी उतनी नहीं हुई जितने आपने खर्चे कर दिए, तो खर्चे करे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, तो आप क्या करते हो कि इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए भी आपने बोरिंग्स लिया है, और एक्स्ट्रा जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फालतू के खर्चे करें, फालतू के नहीं आप कह सकते हो, जो ज़्यादा खर्चे करें उसके लिए भी बोरिंग्स लिया। तो जो टोटल बोरिंग्स है आपका, मान लो 1000 रुपये टोटल बोरिंग्स है, जिसमें 800 बोरिंग्स करा और 200 और बोरिंग्स करा है इंटरेस्ट को पे करने के लिए, तो टोटल 1000 में से इंटरेस्ट वाला घटा दोगे तो आपको बोरिंग्स आ जाती है, तो उसे हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। सिंपल, ये थोड़ा समझना है, लॉजिकल चीज़ें हैं, बट आप जो है सिर्फ फार्मूला भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। अब इसकी बात करें, थोड़ा सा और पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आए देखो इन तीनों के मीनिंग, इम्प्लीकेशंस एंड मेजर्स टू रिड्यूस पढ़ना है। तो रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू डेफिसिट का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो रिवेन्यू डेफिसिट सिंपल वही रिवेन्यू रिसीट्स माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इम्प्लीकेशंस क्या मतलब रिवेन्यू डेफिसिट से क्या क्या होएगा, देखो इट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर, कि भाई रिवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब जो डे टू डे लाइफ का जो खर्चा है, गवर्नमेंट जो सैलरी दे रहा है, सरकारी स्कूल के स्टाफ को सैलरी दे रहा है, आर्मी मैन को, नेवी वाले को, तो कई बार देखते नहीं हो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कम हैं, जिसकी वजह से वो खर्चे नहीं कर पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे अपने गवर्नमेंट स्टाफ को, तो कई बार गवर्नमेंट स्टाफ हड़ताल पर चले जाते हैं। LIC के स्टाफ, बैंकिंग स्टाफ, कई बार सैलरी नहीं मिलता है 1-2 महीने का, तो हड़ताल पे चले जाते हैं। प्रोफेसर लोग हड़ताल पे, ड्यू के प्रोफेसर लोग कई बार हड़ताल पे जाते हैं, उनको सैलरी 2-2 महीने 4-4 महीने लेट मिलता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब आपने खर्चे ज़्यादा करे, आपकी रिवेन्यू आमदनी कम है, रिसीट्स कम है, तो उसे क्या होगा, उससे आपका बेसिकली क्या होगा, सिंपल मतलब है रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है आप गवर्नमेंट जो है क्या कर पा रही है, इनएबिलिटी टू गेट दी रिकरिंग एक्सपेंडिचर। उसके अलावा है इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग्स, वो सेविंग जो पहले से किया हुआ है उसको निकाल के पैसे यूज़ कर रही है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स, तो उस डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट को कहाँ से पूरा किया जाएगा, कैपिटल रिसीट से पूरा किया जाएगा। यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को निकाल के रिवेन्यू डेफिसिट में आप उसको यूटिलाइज करोगे तो उसे क्या होगा, इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज होता है। अ हाई रिवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू ईदर curtail इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। इसके अलावा और भी है क्या, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, यही सब मेन है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेजर कैसे, इसको ठीक कैसे किया जाए, तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर इंक्रीज रेवेन्यू। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए और अपने रिसीट्स बढ़ाने चाहिए। कौन से वाले, रेवेन्यू वाले, करेक्ट है, क्योंकि हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के ये उपाय। फिर है क्या, फिजिकल डेफिसिट, इसका मीनिंग, इम्प्लीकेशंस एंड कंपैरिजन सोर्सेस। तो मीनिंग ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीट्स माइनस करो एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, या सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू, आप बोरिंग्स भी लिख सकते हो, बोरिंग्स बोलो या टोटल बोरिंग्स बोलो, एक ही बात। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना। जिसमें सबसे पहला आता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, देखो आपने एक बार लोन लिया, ठीक है, बोरिंग्स करा, और आपने क्या कर लिया, फिजिकल डेफिसिट करा, तो उसके लिए आपने बोरिंग्स लिया इस साल, फिर अगले साल दोबारा से आपका क्या हो गया है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो फिर से आप लोन लोगे, फिर अगले साल और ज़्यादा क्या हो गया है आपका एक्सपेंडिचर, तो फिर से आप तो हर साल लोन पे लोन ले रहे हो। तो जितने ज़्यादा लोन लेते रहोगे हर साल, तो उसके इंटरेस्ट भी तो पे करते रहोगे, तो आपका इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। और वही हमारे देश पे भी हो रखा है, हमारी इंडिया भी बोरिंग्स करती है, हमारी फिजिकल डेफिसिट भी काफ़ी रहती है, 2% 3%, आप गूगल में सर्च कर लेना। तो इससे क्या होता है, डेट ट्रैप होता है, हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं। डेट ट्रैप का मतलब कर्ज में डूबते चले जाते हैं। बार बार फिजिकल डेफिसिट होने से किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी इकोनॉमी में हर साल फिजिकल डेफिसिट होएगा, तो इससे क्या हो जाता है, कर्ज का ट्रैप जो है बढ़ते चला जाता है और हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होएगा ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। कैसे, सुनो, रेवेन्यू डेफिसिट हो चाहे फिजिकल डेफिसिट हो, अगर जितना ज़्यादा होएगा ना, इसका मतलब आप खर्चे ज़्यादा कर रहे हो इकोनॉमी में,
एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा कर देगा, डिमांड बढ़ा देगा। डिमांड जब ज़्यादा बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होने लगेगा, यानी कि इंक्रीज़ होने लगेगा। तो उसे ही तो हम इन्फ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट उतना ज़्यादा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होता है। फॉरेन डिपेंडेंस, अब जितना ज़्यादा हर साल अगर फिजिकल डेफिसिट होएगा तो हम फॉरेन पे डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि हमें हर साल लोन चाहिए होगा। तो लोन कहाँ से मिलेगा, फॉरेन से ही तो मिलेगा। तो फॉरेन डिपेंडेंसी हो जाती है ड्यू टू फिजिकल डेफिसिट। फिर हैम्पर्स ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ, और इससे क्या हो जाता है, करंट सिचुएशन में तो ग्रोथ होता है, क्योंकि भाई देखो अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको खर्चे ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकम कम है तो भी। लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारा फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपके क्या है, 4 इंप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिजिकल डेफिसिट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में डिफरेंस क्या है, देखो जी देखो। तो मीनिंग तो है, आप आसानी से पढ़ लोगे, रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल में टोटल माइनस टोटल एक्सक्लूडिंग बोरिंग, सिंपल। इंडिकेटर क्या होता है, ये क्या होता है, टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, और ये डे टू डे रिकरिंग एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है। और इसका फार्मूला लिख देना दोनों का, बस खत्म। फिर है क्या आपका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। तो 2 सोर्स हैं, या तो बोरिंग करोगे आप या डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे, यानी कि प्रिंटिंग न्यू करेंसी। तो या तो आप फॉरेन से लोन ले लो या अपने देश में और करेंसी छाप दो। तो जब करेंसी छाप देते हैं ना, तो इससे एक्चुअली में करंट में थोड़ा बहुत का वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तभी तो जिस देश में देखो, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पे नोट जो है ना 1000 2000 छोड़ो 5-5 10-10 हज़ार के नोट चलते हैं। उन लोगों ने करेंसी बहुत ज़्यादा छाप रखी है। तो उससे भी क्या है, अल्टीमेटली इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इकॉनमी गड़बड़ हो जाती है, डेवलपमेंट जो है कम हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। तो ज़्यादा नोट भी नहीं छापनी चाहिए। जो डेवलप कंट्री है, ध्यान से देखो, अगर सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे 100 रुपये के नोट से ज़्यादा के नोट नहीं चलते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, कारण होते हैं, आप सर्च करना यूट्यूब पे। नेक्स्ट है क्या, लास्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका बजट, प्राइमरी डेफिसिट इन बजट के अंदर मीनिंग, इंप्लीकेशन एंड कंपैरिजन। तो देखो जी, मीनिंग क्या है, वही फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट का पेमेंट। एक सेकंड, तो देखो जी, प्राइमरी डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, इट इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा और कितने खर्चे के लिए गवर्नमेंट बोरिंग्स कर रही है। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरिंग्स मेड इन द पास्ट। सो अ लो लेवल ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स अर्लियर लोन्स हैव फोर्स टू द गवर्नमेंट टू बोरो। फिर है प्राइमरी डेफिसिट इन रूट कॉजेज एंड फिजिकल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट भी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का एक रूट होता है, एक कारण होता है। फिजिकल डेफिसिट होने का कारण ही प्राइमरी डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट इज अ रूट कॉज ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। कैसे, इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर में, पास्ट ईयर्स में इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम बहुत सालों से लोन पे लोन, बोरिंग्स पे बोरिंग्स लेते जा रहे हैं। तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरिंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज इन दी फाइनेंशियल डेफिसिट। तो हमें और ज़्यादा फाइनेंशियल डेफिसिट करना पड़ रहा है। फिर क्या, रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट शुड रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन्स एज अर्लियर पॉसिबल। तो हमें कोशिश करना चाहिए जितने जल्दी हम अपना लोन का रीपेमेंट कर दें। प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट में अंतर क्या है, तो पहला तो मीनिंग है, प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। और फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल रिसीट्स, जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इंडिकेटर क्या है, ये इंडिकेटर करता है टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट को, और ये इंडिकेट करता है टोटल बोरिंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और फार्मूला लिख देना बस, डिफरेंस, तो और कुछ ज़्यादा है नहीं बस। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके अंदर 2-4 MCQ क्वेश्चन है, जो कि आपके CBSE सैम्पल पेपर का है, 2021 का जो एग्जाम हुआ था टर्म 1, उसके अंदर का है। तो 2-4 MCQ क्वेश्चन भी साथ में करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो 5 मिनट में हो जाएगा। देखो सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था MCQ, तो इस टाइप से MCQ क्वेश्चन आपके CUT एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें कौन सा आएगा जरा बताओ। सबसे पहले लिखा है मैनेजिंग जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू डिजायर्ड लेवल, इंक्रीज दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, ब्रिंगिंग दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल, रेशनलाइजिंग टैक्स इन प्रो पुअर डायरेक्शन। तो यही है करेक्ट आंसर कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे किया जाएगा, रिच लोग से ज़्यादा टैक्स लो और गरीब लोगों से, पुअर से कम टैक्स लो। तो ये होता है रेशनलाइजिंग ऑफ टैक्स। नेक्स्ट है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड विदाउट एनी चार्ज।
दिस वुड बी कैटेगराइज एज रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, रिवेन्यू और कैपिटल। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीन सेवा लोगों को कोविड के टाइम पे दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रिवेन्यू नेचर का? भाई होगा तो खर्चा, गवर्नमेंट ने खर्चे किए ना, रिसीट तो होएगा नहीं। अब खर्चे में कैपिटल नेचर या रिवेन्यू, तो रिवेन्यू नेचर डे टू डे लाइफ का, रिकरिंग का, इससे कोई एसेट्स ना इंक्रीज हुआ ना लायबिलिटी कोई डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कहलाएगा। नेक्स्ट है, ये एक आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ के जाना। देखो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था, ये चार्ट है गिवन, इसमें लिखा हुआ रिवेन्यू रिसीट्स कितना है, इतने रुपीज़, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, तो ये आपका टोटल रिवेन्यू रिसीट्स है, ये आपका कैपिटल रिसीट्स है, ये टोटल रिसीट दे दिया है और साथ में टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिवेन्यू अकाउंट करके लिखा हुआ है। अभी आपसे क्या क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज़ दैट करोड़ इन दिस, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। तो रिकवरी ऑफ आपका लोन जो है कितना हुआ है, हैज़ दैट करोड़, तो कितनी रिकवरी ऑफ लोन हुआ है, तो इसमें आपने क्या करना है, रिकवरी ऑफ लोन का मतलब देखो जी, रिकवरी ऑफ लोन ये है ना, रिकवरी ऑफ लोन, तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज़ दैट डैश डैश करोड़ बिटवीन 2019 to 20 एक्चुअल एंड 2021। इसमें कुछ डेटा छूटा हुआ है, एक और भी होना चाहिए ना 2020 और 21 का, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप। ये वाला देखो क्वेश्चन 51, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एग्जांपल ऑफ टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो टैक्स रिवेन्यू कौन सा नहीं है इसमें से बताना है, टैक्स रिवेन्यू नहीं है, नहीं का मतलब भाई देखो टैक्स रिवेन्यू जो नहीं है तो ये तो टैक्स है, ये भी टैक्स है, जो टैक्स है, तो जो बच गया स्पेशल असेसमेंट यही आपका क्या है, नॉन टैक्स है। आइडेंटिफाई करेक्ट फार्मूला ऑफ द फिजिकल डिफिसिट का फार्मूला पूछ दिया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। वैसे ही सेम इस टाइप से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस टाइप से बन सकते हैं, तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहो। मैंने आपको रिवीजन करा दिया, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 2 चैप्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का रह गया है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट नंबर लास्ट, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिसका नाम है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट और यू कैन सिंपली से फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो 2 चैप्टर्स और 2 टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ से रिवाइज कर लेना। बाकी आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, कोई भी डाउट होगा किसी भी टाइप का आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट जिन लोग का एग्ज़ाम है मई में 2023 के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।